एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो देखिएगा, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो रहेगी सामान्य विज्ञान की। और सामान्य विज्ञान में अपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, कोई भी एग्जाम उठा करके देख लो, वहां हर बार सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अपन अध्ययन करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की, जिसमें से बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है, केमिस्ट्री का उससे कम और फिजिक्स का भी उससे कम। अर्थात जैसे 5 क्वेश्चन आएंगे तो 2-3 क्वेश्चन बायोलॉजी के आएंगे और एक एक या दो क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में से मिलने वाले हैं। इस तरीके का वेटेज रहता है। लेकिन आजकल के एग्जाम पैटर्न को देखते हैं तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सभी का जो लेवल है ये लेवल 12th को टच कर रहा है। तो अपन को क्वेश्चंस का तरीका और लेवल को पहचानना होगा, क्योंकि सीईटी जैसा एग्जाम में क्लास 11th की केमिस्ट्री, क्लास 12th की केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनको आर्ट वाला बच्चा तो क्या साइंस वाला बच्चा भी यदि उन क्वेश्चन से दूर रहा होगा या 11th-12th को बड़े तरीके से नहीं किया होगा तो उन क्वेश्चनों में थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो करें आज की क्लास को स्टार्ट। तो सभी के लिए कुंभज क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, तो आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और साथियों के साथ में शेयर भी कर दें। ये जो तस्वीर दिख रही है आपको, ये गोविंद देव जी की है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का ये फोटो है, इसमें लड्डू गोपाल हैं। भगवान का ही आशीर्वाद सबसे ऊपर होता है और माता पिता का, भगवान का आशीर्वाद से ही आगे बढ़ते हैं। बाकी आजकल के लोगों पर विश्वास करना अपने लिए खतरनाक होता है, क्योंकि लोग अपना रंग दिखाने में कभी भी पीछे नहीं हटते। उनका मौका आने पर वो समय के साथ में चूकते नहीं है। उनको ये नहीं पता कि मेरे बुरे दिन, यदि मैं किसी के साथ में बुरा कर रहा हूं तो मेरे साथ में भी बुरा हो सकता है। इस चीज का ज्ञान भी नहीं है लोगों को, और बुरा हो रहा है फिर भी वो हटते नहीं है पीछे ऐसे कामों से, कि उनका यह एक नैतिक धर्म बन गया है किसी के काम में क्या करना, विघटन करना या कोई विघ्न डालना। तो लोग छोटा झूठा दिखावा और कोरी बातें, इन बातों में ज्यादा विश्वास है। तो भगवान का ही और माता पिता से अपना बढ़कर कोई नहीं हो सकता ये जीवन में, ये अपने को याद रखना है। इसलिए ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। भगवान गोविंद देव जी के चरणों में नमन करते हुए आज की क्लास का स्टार्ट करेंगे। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपको एक बेस तैयार करवाएंगे कि अपन को किस तरीके की तैयारी करनी है। तो करें स्टार्ट कहानी को। तो देखिएगा, ये जो क्लासें उपयोग रहेंगी ये अपनी रहने वाली हैं आरपीएससी ग्रेड 1 पटवारी बीडीओ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सामान्य विज्ञान की महामैराथन क्लास 500 क्वेश्चन की है, एक सीरीज है, जिसके अंतर्गत मैं आज कम से कम 100 क्वेश्चन कराने के वाला हूं, जिनको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में और अपन को सॉल्व करने हैं। आगे जी बात समझ में। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जो आपको दिख रहा होगा, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी ग्रेड 1 सामान्य विज्ञान का जो पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है 17/11/2024 को। संस्कृत डिपार्टमेंट का एक एग्जाम हुआ था फर्स्ट ईयर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है किस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। देखिएगा, निम्न यौगिकों में से किसमें OH क्रियात्मक समूह है। OH क्रियात्मक समूह है। क्लास 10th की जब अपन पढ़ते हैं कार्बन एवं इसके यौगिक, उसमें आपको कंप्लीट सारणी दे रखी है जिसमें से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्या कहता है क्वेश्चन, तो देखो, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल को बोलते हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये है ब्यूटेनॉल। क्या नाम है इसका, ब्यूटेनॉल। दूसरा कह रहा है ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड होता है CH3 CH2 CH2 COOH, इसे बोलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं जी, ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट कह रहा है ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल होता है CH3 CH2 CH2 CHO, इसे बोलते हैं ब्यूटेनॉल। क्या बोलते हैं जी, ब्यूटेनॉल। इसके बाद है ब्यूटेनॉन, तो CH3 C++O CH2 CH3, इसे बोलते हैं ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। अगर अपन बात करें अब सॉल्यूशन की, तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये बच्चों को पहचानने में आ जाते हैं, लेकिन जब आर्ट वाले इनको देखते हैं तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो देखिएगा, ये जो COOH लगा हुआ है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये सभी का क्या है, बप्पा है, बाप है ये। कभी भी इसका प्रीफिक्स यूज नहीं होगा। आप मैक्सिमम केस में देखोगे सल्फोनिक एसिड आ जाए तो सल्फोनिक एसिड का यूज होता है सफिक्स। सफिक्स को बोलते हैं अनुलग्न, अनुलग्न यूज होता है। लेकिन मैक्सिमम केस में जो आपको एग्जांपल मिलने वाले हैं उसमें इसका सफिक्स ही यूज होता है। सफिक्स को बोलते हैं अनुलग्न। अर्थात इसका जो अनुलग्न है, अनुलग्न, अनुलग्न है ओइक अम्ल। क्या है जी, ओइक अम्ल। इसके बाद में मैं बात करूं, ये कीटोन है। यदि आपको ऐसा दिख जाए कहीं भी सी डबल बॉन्ड ओ, इधर की साइड में मिथाइल दिख जाए, इधर की साइड में एथाइल दिख जाए, प्रोपिल जुड़ जाए, कुछ भी जुड़ जाए, तो ये सारा जो ग्रुप होता है इसे बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं जी, कीटोन। इसके बाद में ये जो OH ग्रुप होता है, OH को बोलते हैं ऑल। ऑल का मतलब है ये है एल्कोहल, अर्थात ऑल, ये ऑल ग्रुप है। इसके बाद में ये CHO, CHO को बोलते हैं एल। इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है एल, और इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। अब देखो इस बार OH ग्रुप देखा है, अगली बार आपको बोल देगा CHO ग्रुप को बता दो, एक बार बोल देगा COOH को बता दो, एक बार बोल देगा C डबल बॉन्ड O, और यदि H लगा देगा तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, और यदि यहाँ CH3 लगा देगा और इधर भी CH3 लगा देगा तो ये ग्रुप हो गया कीटोन। क्या हो गया जी, कीटोन। तो यदि मैं बात करूं आंसर की, तो आंसर इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अपन आज इनका सॉल्यूशन ही नहीं पढ़ रहे, अपन इनको सॉल्व ही कर रहे हैं ताकि अपन को पेपर में जब क्वेश्चन मिले तो अपन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, टिक नहीं लगाएंगे, बस समझेंगे सारे क्वेश्चनों को, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। अब लेकिन अगली बार जो आएगा वो किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये अपने को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन के गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होती है तथा तथा अब ये इसमें आगे जोड़ना है कि क्या होगा, और ये आया हुआ है RPSC ग्रेड 1 संस्कृत डिपार्टमेंट 17/11/2024 में। प्रत्येक पिंड में हमेशा समान परिमाण का त्वरण उत्पन्न करती है, त्वरण की ये बात नहीं करती है। दो भिन्न पिंडों पर केवल तभी लगती है जब वे टकराते हैं, ऐसा भी नहीं है। दो भिन्न पिंडों पर जो परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं पर लगती है, एक बार देख लेंगे। समान पिंड पर लगती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये दो भिन्न पिंडों पर लगती है। जैसे मैं बात करूं, यदि मैं धक्का लगा रहा हूं दीवार को, तो दीवार भी मेरी ओर धक्का लगा रही है, इसलिए ही नहीं खिसक पा रही है। यदि मेरा जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा तो दीवार खिसक जाएगी आगे, लेकिन दीवार नहीं खिसक रही है, दीवार उसी परिमाण का बल मेरे ओर लगा रही है, इसलिए दीवार आगे नहीं जा रही है। इसको मैं समझाने के लिए बात करूं, ये पिंड है, क्या है जी, ये पिंड है। इस पिंड में मैं इधर बल लगा रहा हूं तो ये पिंड मेरी साइड इधर बल लगा रहा है। दोनों में ये क्या है, बोलो, दो भिन्न पदार्थों पर क्या, तो दो भिन्न पिंडों पर नहीं है, क्योंकि ये पिंड है, इस पर ये दीवार इधर धक्का लगा रही है, ये इधर लगा रहा है, तो दोनों अलग अलग है। ये तो अलग है और ये अलग है, तो दोनों पर लग रही है, लेकिन समान दिशा में लग रही है क्या, नहीं, दोनों की विपरीत दिशा में लग रही है। अगर मैं बात करूं ये F1 लग रहा है तो ये F2 लग रहा है, और यदि F1 और F2 की मैं दिशा देखूं तो -F2 लगा दूंगा। तो इसलिए दो पिंडों पर लगती है लेकिन भिन्न दिशा में लगती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दो भिन्न पिंडों पर जो परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं पर लगती है। मैं जब अन्योन्य क्रिया मतलब उसको धक्का लगाऊंगा तभी ये बल काम करेगा। अब मैं खड़ा हुआ हूं, यहाँ कोई भी बल काम नहीं करेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये गति वाले चैप्टर से पूछा गया क्लास 9 से। नेक्स्ट, देखो निम्न में से कौन सा पादपों में वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन है, ये संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया है 17/11/2024 को। संस्कृत शिक्षा विभाग में 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन वहां ये डिलीट मार दिया गया था। इसमें क्या दो ऑप्शन आ गए थे, एक एथिलीन भी आ गया था साथ में, इसलिए काट दिया गया। अब देखो साइटोकाइनिन हो, ऑक्सिन हो, जिब्रेलिन हो, ये वृद्धि में सहायक होने वाले हार्मोन हैं। जबकि मैं बात करूं एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल होता है ये वृद्धि को रोकता है, और इसके साथ में एथाइलिन भी वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। आगे बात समझ में, तो सीधा याद रखना है एब्सिसिक अम्ल, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन प्रकृति
वह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों एवं जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित है, संबंधित नहीं है। क्या पूछा है जी? संबंधित नहीं है। जब पेपर देते हैं तो अपन जैसे नहीं वाले शब्दों को भूल जाते हैं, लेकिन अपन को याद रखना है। इन शब्दों को तो क्या करना है जी? याद रखना है। तो याद रखेंगे कैसे बताओ? क्योंकि अपन को याद रखना है, नई शब्द को नहीं बोलना है, क्योंकि नई को बोल गए ना तो आंसर आप जो दे रहे हो उसका उल्टा देने लग जाओगे। ये कह रहा है नहीं है। क्या कह रहा है जी? नहीं है। संस्कृत व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने कहा था 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वाभाविक प्रजातियां नहीं जी। दुर्लभ प्रजातियां, इनको क्या नहीं कहा जाता है? दुर्लभ प्रजातियां नहीं कहा जाता है। विलुप्त प्रजातियां जो विलुप्त हो जाती हैं, लुप्त प्राय अर्थात लुप्त होने की कगार हैं, उनको कहा जाता है। दुर्लभ प्रजाति नहीं कहा जाता है इनको। अगर हाँ होता तो निम्न में से कौन प्रकृति एवं प्रकृति संसाधनों के संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों एवं जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित है, तो उसके लिए जो आती वो अलग आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? दुर्लभ प्रजातियां। बाकी ये सारे आंसर सही हैं इसके, ये सभी आंसर है वाले हैं, नहीं में एक ही आएगा दुर्लभ प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी? समझो। देखो बायोलॉजी के जो आंसर है वो तो आपको याद करने पड़ेंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स का सॉल्यूशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलने वाला है। देखो निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा? प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग 17/11/2024 में पूछा गया है। CO2 के 2 मोल भार पूछा है, तो आपको पता रखा है मैंने, मोल का फॉर्मूला होता है W/mW। आपको दे रखा है 2 मोल, 2 मोल दे रखा है। CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है W/44 होता है, क्योंकि कार्बन का एक 12 होता है, ऑक्सीजन का एक 16 होता है, 2 है तो 2 16 गुना 32 और 44 हो गया, तो 44 गुना 88 ग्राम आ गया। ये कितना आ गया? W यहाँ 88 ग्राम आ गया पहले ऑप्शन में, तो इसमें तो 88 ग्राम आ रहा है जी। सेकंड की बात करता हूँ, CaCO3 के 2 मोल, ये 100 है, क्योंकि CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे 100 आएगा। ये 40 है, 12 है, ये 48 है। अब 100 आ गया, 100 गुना 2 से ये कितना आ रहा है? 200 ग्राम आ रहा है। H2O के 10 मोल, H2O के 10 मोल अर्थात ये 18, 180 ग्राम आ रहा है, क्योंकि एक वाटर के मॉलिक्यूल का आता है 18। इसके बाद में सुक्रोज के 0.2 मोल, ये 342 आता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि इसका 12 होता है कार्बन का, तो 12 × 12 कर लेना, H का 1 होता है × 22 कर लेना, ऑक्सीजन का 16 होता है × 11 कर लेना, 342 आ जाएगा ये ऐड करके। 342 दूना बोलो, 342 × 0.02 कर लो, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6 और 1 लगा दो, 68.4 ग्राम। कितना आ रहा है? 68.4 ग्राम। तो सबसे ज्यादा भार किसका आएगा? तो CaCO3 के 2 मोल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे जी? CaCO3 के 2 मोल आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसको सॉल्व? इस तरीके से इसको क्या करना है जी? सॉल्व करना है। नेक्स्ट बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1000 kg द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 km/h से 54 km/h बढ़ाने पर किया गया कार्य ज्ञात करो। तो देखो आपको फॉर्मूला पता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, डेल्टा K बराबर डेल्टा W। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है जो गतिज ऊर्जा है वो कार्य के बराबर होती है, तो इसमें फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम 1/2 m डेल्टा B का स्क्वायर। आगे बात समझ में, लेकिन अपने को याद रखना है जो यूनिट्स होती हैं वो MKS में रखनी है अपने को। MKS का मीटर, इसका किलोग्राम और ये सेकंड में रखना है जी, ये सेकंड में रखना है। ये चीज याद रखनी है, बस गलती यही हो सकती है आपसे। ठीक है, MKS में रखोगे तो कैसे रखोगे बताओ सर? जो मास दे रखा है, मास अपने को दे रखा है 1000 kg, बिल्कुल सही है जी, किलोग्राम में दे रखा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कार का वेग V1 दे रखा है
36 इंटू 5/18 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते थे, डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 आ गया, तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। B2 की बात करूं मैं तो B2 कितना हो गया, 54 हो गया, 54 इंटू 5/18, 18 की 36, 18 दोनों 36, 28, 54, तो ये 15 मीटर पर सेकंड आ गया। बोलो जी, कोई परेशानी? अब देखो, कार्य ही ऊर्जा है तो डेल्टा के बराबर लिख सकता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m B2 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर। रखो डाटा, 1/2 इंटू 1000, B2 कितना है बताओ, 15 का मतलब 225, 100, 225 में से 100 गए तो कितने बचे बताओ, ये 500 आ गए, तो 500 इंटू 125 करो सोल्व, 0 0 50 25 2 5 2 10 और 2 12 1 5 1 5 और 1 6। अब बताओ, ये आ गया 62,500 जूल, लेकिन अपने को आंसर दे रखे हैं किलो जूल में। किलो जूल बदलने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 62.5 किलो जूल। इस तरीके से इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। जो वर्क के फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं W बराबर F.S cos थीटा। अगर ऐसा कोई डाटा दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन नहीं दे रखा तो काइनेटिक एनर्जी के जितने भी फॉर्मूले, काइनेटिक हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, mgh, इन सभी फॉर्मूले से आप कार्य की गणना कर सकते हो। कार्य ही ऊर्जा है, इसको याद रखोगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। आगे बात समझ में दिख रहा है आप लोगों को प्रॉपर? ठीक है जी, तो कौन सा आंसर हो गया, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर Fe, H2O, Fe3O4 और H2 के गुणांक क्रम से होंगे। तो समझो Fe यहाँ 1 दे रखा है या 3 दे रखे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन यहाँ 4 दे रखे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और हाइड्रोजन यहाँ कितने दे रखे हैं जी, हाइड्रोजन अब देखो 4 दूनी 8 हो गए, 8 हो गए तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अब कम देख लो क्या क्या आ रहे हैं ऑप्शन, 3 4 और 4, क्या क्या आ रहे हैं, 3 4 4 3 4, अब यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा, 1 3 4 1 4 3 4 1 4, ये नहीं है जी, 3 4 1 4, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे कट गए, इसलिए आपको देखना है रिएक्टेंट साइड में जितने एटम दे रखे हैं उतने ही क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए, तो आपका आंसर फिट बैठ जाएगा। एक रिएक्शन बैलेंस करने के लिए पूछी जाती है। नेक्स्ट, अब 2022 के क्वेश्चन आ गए जो अपने को देखने हैं। संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था 2024 में, उसके क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अभी 2022 का है, देखो 11/10/2022। जैव विकास की दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाल की अस्थियों की व्यवस्था में समानता का उदाहरण है। संवृत्तम बिल्कुल नहीं है, अस्थि विज्ञान ये बिल्कुल नहीं। अस्थि विज्ञान तो होती है जिसमें अस्थियों का अध्ययन करते हैं। संवृत्त क्या करते हैं बताओ, संवृत्त का मतलब काम के आधार पर, कालक्रम के आधार पर नहीं। ये समझाता होगी, समझाता मतलब होती है कि उनकी जो उद्विकास है वो एक समान होता है इन सभी का, और इनके काम भी क्या है, सभी के एक समान ही है। आगे बात समझ में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों ने गलत किया था ये क्वेश्चन, लेकिन आप अब ये दोबारा आ गया तो कोई भी गलत नहीं कर पाएगा। इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, समझे। देखिएगा, नीचे दी गई 3 परिस्थितियां ए, बी एंड सी में एफ बल एम द्रव्यमान के पिंड पर कार्य कर रहा है। चित्र में दर्शाए अनुसार विस्थापन बड़े तीर के द्वारा दर्शाया गया है। ए बी सी में कार्यक्रम से होगा। देखो सर, पहले क्वेश्चन को समझने से पहले मैं थोड़ी थ्योरी बता देता हूं। एक्चुअल में कार्य होता क्या है, एक्चुअल में कार्य होता क्या है। ये कोई एम द्रव्यमान का पिंड है, मैं इस पर इधर फोर्स लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं, बल लगाने पर ये इधर खिसक जाता है, ठीक है, और ये खिसक करके यदि ये एस विस्थापन कर लेता है तो जो वर्क होगा वो होगा एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा।
ये एक वर्क का फॉर्मूला है। अब देखो वर्क का फॉर्मूला है cos थीटा। अब देखो यहाँ जो ये वर्क है उसको जो वेरी करेगा, वो जो डिपेंड करेगा वो करेगा cos थीटा की वैल्यू पर। अब बच्चों को याद रहती है sin थीटा की, उसी वैल्यू को यहाँ चेप देते हैं, इसलिए आंसर गलत आते हैं। याद रखना थीटा की वैल्यू जब cos में मैं बात करूंगा तो 90 डिग्री होता है 0, जबकि साइन में ये 1 आता है। थीटा यदि मैं बात करूंगा 0 डिग्री cos में तो ये 1 आता है, थीटा में बात करूंगा 180 डिग्री तो ये -1 आता है। ये तीन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले का उपयोग करके अपन किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझिएगा। अब देखिएगा अपन को दिशा आती है, दिशा तो अपन बता ही सकते हैं, बताओ। अब अंधा भी बच्चा देखेगा इसको तो ये मेरे साइड से बल लग रहा है ऊपर की साइड, और ये जो भाग रहा है ये इधर की साइड भाग रहा है, अर्थात बल ऐसे लग रहा है और ये विस्थापन इसमें ऐसे हो रहा है। तो मेरे को क्या सभी को दिख रहा है थीटा क्या है 90 डिग्री है। तो आप जानते हैं यहाँ वर्क मिनिमम होगा, क्या होगा मिनिमम, मिनिमम का मतलब 0 हो जाएगा। अब देखो ये बल लगा रहा है इधर और विस्थापन हो रहा है इधर, विस्थापन इधर चल रहा है, बल इधर चल रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ गए तो कभी भी काम अच्छा नहीं हो पाएगा। ये -1 आने वाला है, ठीक है जी। -1 यहां 0 नहीं आएगा, देखो यहां 0 आएगा, यहां मिनिमम आएगा, क्या आएगा मिनिमम। देखो अब देखो बल भी इधर लग रहा है, विस्थापन भी इधर हो रहा है, अर्थात जिधर आप बल लगा रहे हो द्रव्यमान जो पिंड है वो भी उधर खिसक रहा है, थीटा 0 डिग्री है, तो यहां जो वर्क होगा वो होगा मैक्सिमम। क्या होगा मैक्सिमम। आपको कंडीशन पूछी है कि पहले में तो कितना होगा थीटा 90 तो 0 हो जाएगा, दूसरे में ऋणात्मक होगा, तीसरे में धनात्मक होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आरपीएससी ग्रेड 1 में पूछा गया था हमारे टाइम पे, जब मैंने एग्जाम दी थी फर्स्ट ईयर की, उस टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा इसको, ये स्कूल शिक्षा विभाग 2022 का ही क्वेश्चन है, किस तरीके का क्वेश्चन है समझिएगा इस चीज को। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है। ये क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले करवाया है और ये क्वेश्चन रिपीटेशन में चल रहे हैं आजकल। क्लास 11th में इनकी पूरी टेबल दे रखी है जो अपने को याद रखनी है। क्रियात्मक समूह है प्रोपेनॉन, ऑन 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 कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने बताया था COOH है, एल्डिहाइड CHO ग्रुप है, एल्कोहल OH ग्रुप है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, देखो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। देखो शिक्षा विभाग 15/10/2022 में पूछा गया है। पहला है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी है क्या, कच्छ है क्या, पन्ना है क्या, ये तीनों बायोस्फीयर नहीं है, ये तीनों बायोस्फीयर हैं, जबकि फूलों की घाटी कोई भी बायोस्फीयर नहीं है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया बताओ, फूलों की घाटी, 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है। क्या कह रहा है ये समझो, ये कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 तो ये बनाता है CaOH का होल 2, ये उसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 2 H हैं, 2 हो गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कुछ मात्रा में ऊष्मा भी बाहर निकल जाती है। ये 15/10/2022 में पूछा गया है, क्लास 10 रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण से। ये बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद के गुणांक 1 हैं। क्या पूछा है इसने, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। देखो असत्य पूछा है जी,
तो देखो ये बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, ये बिना बुझा हुआ चूना है। काफी बार पेपर में पूछा ही जाता है कि बिना बुझा हुआ चूना क्या है। तो बच्चों याद रख लेना, जब किसी चीज में पानी डाल दोगे ना तो बुझ जाएगा वो, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। दूसरा कह रहा है इसमें अधिक मात्रा में उसमें निकलती है, बिल्कुल निकलती है। घर में जब पुताई करते हो ना तो टंटा लेके आते हैं, टंटा बोलते हैं उसको, व्हाइट व्हाइट में जब पानी डालते हो ना तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। हमारे टाइम पे क्या है, प्लास्टिक की बाल्टियों में काफी बार डाल देते ना उसको, तो प्लास्टिक की बाल्टियों में छेद हो जाते थे। तो कारण क्या था उसको, इसलिए लोहे की बाल्टियों में उसको डाला जाता था। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ? ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है, ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि संयोजन हो रहा है यहाँ। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गलत पूछा है, गलत ये है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन में निम्न यौगिक में से किसका गलनांक कम अधिकतम होता है? गलनांक पूछा है किसका अधिकतम होता है। तो देखो क्या कह रहा है, अधिकतम होता है मीथेन का, क्लोरोफॉर्म का, इथेनॉल का, एसिटिक अम्ल का। तो समझो पहले, ये CH4 है, इसे मीथेन बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म ये CH, Cl3 कहा जाता है इसे। इथेनॉल C2H5OH कहा जाता है इसको CH3COOH कहा जाता है। क्या कह रहा है, किसका गलनांक अधिकतम है? गलनांक अधिकतम का मतलब गलेगा सबसे लास्ट में कौन गलेगा, अर्थात गलनांक बिंदु जिसका लेट आएगा वही गलेगा। तो यहां मिलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या मिलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध, H बॉन्ड मिलते हैं। उसके साथ में यहां रेजोनेंस भी पाया जाता है, रेजोनेंस यहाँ स्ट्रक्चर जो बनेगी वो बनेगी CH3COH। इस तरीके से देखो, ये इस तरीके से चलेगा। तो ये दोनों कारण होते हैं, ये गलनांक को उच्च कर देते हैं। आगे बात समझ में। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रट लेना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिरका 1 बिलियन है। सिरका बिलियन क्या होता है बताओ? सिरका को विनेगर भी बोलते हैं। तो देखो 5 से 8% एसिटिक अम्ल का जल में मिला दोगे तो उसे बोलते हैं अपन सिरका। सिरका को बोलते हैं विनेगर, एसिटिक अम्ल होता है इसमें। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात पूछा है, ये बात हमने को आनी चाहिए। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 32 है जी। 12 और 32 में 6, ये 16, ये 3, ये 8, 3:8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3:8। देखो काफी बच्चे इसको निकाल लेंगे 6 और 16 से, 8 दूनी 16, तो 6 से आ रहा होगा ये 2 3 6 2 8, 3:8, 2 3 6 2 8 16, 3 दूनी 6, 2 3 6 और 2 8 16। देखो इसमें क्या है, ये दोनों से ही सही आ रहा है, ये दोनों से ही सही आ रहा है, क्योंकि कार्बन का 6 है, इसका है 16। अगर 2 से मैं भाग दूंगा तो 3 बार, ये 8 बार। अब देखो ये तुक्के में सही हो सकता है। यदि मैं एमजीओ की बात कर लूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर मैं इसके ले लूं 12 और इसका 16, तो 4 3 12, 4 4 16। अगर मैं इसके वैसे बात करूं, नहीं 8 लूंगा क्योंकि एटॉमिक नंबर से कर रहा हूं, तो 8, 4 दूनी 8, 3:2 आ रहा है, 4 3 12, 4 दूनी 8। अगर मैं वैसे करूं तो 24 16, 24 में 12, ये 8, 2 से 6 4, 2 से 3, 3:2। अर्थात ये एटॉमिक नंबर से भी सेम ही आ रहा है। लेकिन अपने को मास का याद होना चाहिए, कार्बन का मास 12 होता है भैया, ऑक्सीजन का 16 होता है, एक का 2 का 32 होता है। ऐसे सॉल्व करना है, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन आंसर इसके सेम ही आ रहा है कुछ के। तो ऐसा हो सकता है काफी बार, लेकिन अपन को जो ट्रिक है वो नहीं लगानी, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो सकता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 आर में से एक है? 5 आर में से एक है, क्या कहता है समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए 5 आर जो है, इसमें 2 क्या आते हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिफ्यूज और रीपर्पज। अर्थात पहले रिड्यूस कर दो, रीयूज हो रहा है तो रीयूज कर लो, रिसाइकिल में डाल दो, रिफ्यूज कर दो और रीपर्पज
पर्पज कर लो। तो देखो इसमें रिफाइन आ रहा है कि नहीं, रिपेयर रिचार्ज नहीं, कौन सा आंसर हो जाएगा, रिफ्यूज। ये याद रखना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिफ्यूज और रिपर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? अग्नाशय द्वारा 3 सेल होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। इनसे अलग अलग जो एंजाइम्स हैं ये स्रावित किए जाते हैं, लेकिन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। ग्लूकागोन भी होता है, इंसुलिन भी होता है, सोमेटोस्टेटिन भी होता है, लेकिन रिलैक्सिन नहीं होता। रिलैक्सिन नहीं होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा नहीं होता है क्वेश्चन, ये नहीं होगा। ठीक है, ये अल्फा द्वारा होगा, ये बीटा द्वारा होगा और ये गामा द्वारा होगा, ये याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन हम लास्ट करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेंगे। क्या कह रहा है, 40 किग्रा द्रव्यमान वाली एक लड़की 6 मीटर पर सेकंड क्षैतिज वेग से घर्षण रहित पहियों वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। यदि गाड़ी का द्रव्यमान 4 किग्रा है तो निकाय का अंतिम वेग होगा और कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा है। 40 किग्रा द्रव्यमान वाली एक लड़की है, 6 मीटर पर सेकंड के वेग से घर्षण रहित पहियों वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। यदि गाड़ी का द्रव्यमान 4 किग्रा है, 4 किग्रा है तो अंतिम वेग ज्ञात करो। तो देखो 40 × 6, क्योंकि आप जानते हो संवेग संरक्षण का नियम, m1 v1 बराबर m2 v2। ठीक है, m1 कितना है, 40 × 6। अब m2 जो हो गया, जब लड़की कहां कूदी है, गाड़ी पर कूदी है, तो गाड़ी होगी 44 किलो की, × v2। तो 40 × 6 डिवाइड बाई 44 कर लो 100। 2 से 3 बार 22 बार, 11 बार 20 बार, बीतिया 60, 60/11, 11 पन्ना 55, 5 बच गए, 5.5 आना चाहिए आंसर इसका। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप याद रखो, जब भी संवेग संरक्षण नियम कहता है कि पहले और बाद का जो वेग और मास का जो मल्टीप्लाई होता है वो बराबर होता है। क्या कह रहा है कि 40 केजी की कोई लड़की है और 6 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से घर्षण रहित पहिए पर स्थिर गाड़ी पर कूदती है, अर्थात गाड़ी चल रही है, उस पर कूद गई आकर के। अब गाड़ी का जो द्रव्यमान है, वो जो लड़की है उसके द्रव्यमान, उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो बाद का द्रव्यमान तो ये हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा। बच्चे काफी बार कोई भी गलती कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। काफी बच्चा 40 × 6 और 4 × b, इसको 4 को ले आए नीचे, 4 नहीं 40, 6 60, कितना आ रहा है 60, और 60 मिला नहीं, और 60 मिला नहीं, 6 मिला लिया ऊपर वाला, ए ऑप्शन करके आ गए, तो गलत हो गया। लेकिन ऐसी गलतियां होती रहती हैं। तो आज के लिए रखते हैं यहीं तक। क्लास कैसी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे, और सभी से एक ही अनुरोध है, माता पिता का सम्मान करें और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको डिमोनेटाइज कर रहे हैं। एग्जाम के टाइम पे आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा दिमाग ये है, नेगेटिव हो गए पॉजिटिव हो गए, ऐसे लोगों से दूर रहें, दूरियां बना के रखें, हमेशा पॉजिटिव रहें, जीवन में पॉजिटिविटी रखें। आप यदि कुछ करने के लिए आए हैं, क्योंकि मैंने एक आपको बात सुना भैया, हमारे एक क्या भैया है, उन्होंने से पूछा गया कि उनका एक कोटेशन था कि मैं जब कुछ नहीं कमा रहा था तब भी मैं खुश था, और मैं आज कमा रहा हूं जब भी खुश हूं, अर्थात खुश रहने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो इन अफवाहों से बचें कि पैसा ही खुशी देता है, पैसा खुशी नहीं देता भैया, खुशी तो अंदर से आती है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो बाहरी तनावों से दूर रहे, ऐसे लोगों से कनेक्शन काट लें जो नेगेटिव है। नेगेटिव लोग हमेशा जीवन में कुछ नहीं कर सकते, अपने दिखावे की जिंदगी में पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेना देना जीरो रहता है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। अपन ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे और इस बार अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे और अच्छा ही काम करते चलेंगे। जीवन में जो लोग अच्छा करते हैं उनके साथ कभी भी बुरा नहीं होता है। ठीक है, लोगों का काम है यूज करना, यूज करेंगे, छोड़ेंगे, पकड़ेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने को लेना देना नहीं है। अपन को अच्छे मार्ग पर ही चलना है। कोई मेरे साथ बुरा करता है, मैं उसके साथ भी बुरा कर दूंगा तो भगवान माफ नहीं करेगा। लोगों का काम है, कुछ भी कह सकते हैं। आज के लिए रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। काफी दिनों में क्लास हुई है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे आप चैनल को। जय हिंद।